ये सिर्फ एक ड्रामा शो नहीं था, ये था वो गेम शो जिसने पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। एक ऐसा कहानी जो हमें साउथ कोरिया की एक रियल लाइफ कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पे मासूम बच्चों और गरीब लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता था, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। इनफैक्ट उससे भी खतरनाक। यहाँ पे स्क्विड गेम की तरह जीतने पे इतनी बड़ी रकम तो नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर आप रोज सर्वाइव कर पाए वहाँ की अथॉरिटी की टॉर्चर से, तो आपको रिवॉर्ड पे थोड़ा सा खाना मिलता था। और अगर छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो उन लोगों पे होता था बेरहमी से टॉर्चर। लेकिन आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा एक सर्च किए वाली टॉपिक पे बात हो रही है, क्या स्क्विड गेम एक रियल कहानी पर बेस्ड है या फिर पूरा ही फिक्शनल है, जैसा कि डायरेक्टर ने खुद बताया था, या फिर ये लोग हमसे खुद छुपा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको शायद बार बार इसको सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जो दिल और जहन को झंझोर कर रख देगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। स्क्विड गेम वो ड्रामा जिसका सीजन 1 बना हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड फिक्शनल गेम शो। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. एक ऐसा शो जो दुनिया भर में क्रेज बन गया, और एक ऐसा शो जो नेटफ्लिक्स को पूरा ही रिवाइव कर दिया। 17 सितंबर 2021 इस दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में हुआ एक बड़ा धमाका। सिर्फ 28 दिनों के अंदर 111 मिलियन लोगों ने स्क्विड गेम देखा। 20 कंट्रीज पे ये शो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जब सीजन 2 रिलीज हुआ, इतना शो नहीं हुआ था। अपने लॉन्च वाले दिन ये डेली चार्ट्स टॉप नहीं कर पाए, बट जो चीज सीजन 1 ने दुनिया को दिखाई, उसने एक कल्चरल रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो इसका शुरुआत होती है वांग डोंग हुक से। एक जमाने में वो अपने सिंगल मदर के साथ छोटे से अपार्टमेंट में रहे थे। दिन में छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिखते थे, रात को बड़े ख्वाब देखते थे। गरीबी, स्ट्रगल्स और अपने सपनों के बोझ लेकर वो आगे बढ़ते थे। 2014 में उनकी मूवी मिस ग्रेनी एक नेशनल हिट बनी, लेकिन उन्हें पता था कि गेम अभी भी बाकी है, स्क्विड गेम अभी भी बाकी है। उन्होंने 2009 में एक स्क्रिप्ट लिखी, स्क्विड गेम, लेकिन उस वक्त कोई भी प्रोड्यूसर इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा डार्क और वायलेंट थी, जो उस वक्त के साउथ कोरियन मीडिया के लिए एक टैबू था। 10 साल तक वांग ने अपनी स्क्रिप्ट एक डब्बे में बंद करके रखी थी। एक छोटी सी कैफे पे बैठकर वो अपनी कहानी को रिफाइन करते थे। बस एक ही सपना लेके कि एक दिन स्क्विड गेम दुनिया भर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। उन्हें पसंद थी वो स्टोरीज जिसमें अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे, और वही चीज बन गया स्क्विड गेम का बैकबोन। लेकिन असली सवाल, क्या स्क्विड गेम की कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? कुछ फोटोज इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और इसे बताया जा रहा है कि ये स्क्विड गेम का रियल लोकेशन है, और एक आइलैंड है जो ब्रदर्स होम नाम से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये सारे पिक्चर्स AI जनरेटेड है। असल में ऐसी कोई पिक्चर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पिक्चर्स एक्चुअली में एक टर्किश आर्टिस्ट ने बनाया है AI की मदद से, और जो कि इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, और बहुत सारे लोग वो की गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है इसके बारे में। लेकिन कुछ तो है जो कि स्क्विड गेम को रियल लाइफ किसी इवेंट से इंस्पायर माना जा रहा है। तो क्या है वो चीज? और इसके लिए हमें वापस चलना होगा 1978 की साउथ कोरिया में। उस वक्त डिसाइड हुआ था कि 1981 के ओलंपिक्स गेम साउथ कोरिया में होंगे। लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट बहुत ही घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त साउथ कोरिया की सड़कों पर भिखारी, ऑर्फन्स, एडिक्ट्स और गरीब लोग हर जगह दिखते थे। अगर इंटरनेशनल मीडिया ने ये सब दिखा दिया तो सैंक्शंस लग जाते और ओलंपिक्स का सपना टूट जाता, और साथ ही साउथ कोरिया का रेपुटेशन भी बहुत ही ज्यादा गिर जाते। तो गवर्नमेंट ने एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जिसका नाम दिया गया ब्रदर्स होम। टीवी पर इसे एडवर्टाइजमेंट किया गया एज ए फ्री हेवन फॉर पुअर पीपल। लेकिन रियलिटी क्या थी? ये जगह एक जन्नत नहीं बल्कि एक जहन्नुम थी। गवर्नमेंट ने सरकारी अथॉरिटीज
पुलिस को खुला छूट दे दिया। कुछ पैसों के चंद लालच में वो लोग जो ऑर्फन्स थे, जो बेगर्स थे, उनको लिटरली किडनैप करना शुरू कर दिया, और जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व था। जहाँ पे भी ऐसे लोग दिखते थे वो लोग बस एक वैन में उठा के लेके चला जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्विड गेम में कंटेस्टेंट्स को उठाया जाता है। लेकिन शायद ये चीज स्क्विड गेम से भी ज्यादा बदतर थे, क्योंकि स्क्विड गेम में दिखाई जाती है कि कंटेस्टेंट के पास कुछ चॉइसेस है कि वो लोग इस गेम को क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास वो चॉइस नहीं था। इन्हें ब्रदर्स होम लाया जाता था, जहाँ पे 5 साल के बच्चों से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक मजदूरी करवाया जाता था, और वो भी बहुत ही घिनौना वाला मजदूरी। और उस ब्रदर्स होम में मैनेजर बनाया गया एक इंसान को, जिसका नाम था मिस्टर पार्क, और वो 2 शिकार कर रहे थे एक ही तीर से। सर के गरीबों से साफ हो रही थी, और लेबर के पैसे मिस्टर पार्क की पॉकेट में जा रहा था। जो वहाँ पे विक्टिम्स थे उनके सर मुनवाया जाता था, हर एक को एक नंबर दिया जाता था, जैसे स्क्विड गेम में दिखाया गया हम लोगों को, और किसी को भी किसी के नाम से नहीं बुलाया जाता था, बल्कि वो नंबर से बुलाया जाता था। और अगर अपना काम कोई ठीक से नहीं करता था, भागने की भी कभी कोशिश की, तो उनके साथ देरी में से टॉर्चर किया जाता था, सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था, और जिसके अंजाम में बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। इनफैक्ट उन लोगों को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, ताकि वो लोग कमजोर रहे और कभी उन लोगों पे अटैक न कर पाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो ग्रुप ऑफ विक्टिम्स थे, उन सब एक एक ग्रुप में बांट दिया जाता था, और उस ग्रुप में एक बंदे को लीडर बनाया गया, और एक ऐसी लीडर जिसके पास थोड़ा कुछ चीजों पे प्रिविलेज होगा। और प्रिविलेज बोले तो उतना भी कुछ मत समझना, शायद उन लीडर्स को खाना टाइम पे मिलता था, जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलता। और इनफैक्ट अगर कोई विक्टिम या से भागने की कोशिश करता था और या फिर काम चोरी करता था, तो उन लोगों को बेरहमी से मारा जाता था, और उनके साथ ही साथ लीडर्स को पकड़ा जाता था पहले, और उस ग्रुप में जो लोग थे और उन सबके साथ टॉर्चर करता था, बस एक लोग की गलती के लिए। और ऐसी ग्रुप लीडर बनाने की शायद एक ही रीजन होगी, ताकि ये विक्टिम्स कभी ये सो कॉल्ड वेलफेयर की ऑथोरिटीज पर ही कभी अटैक न कर दे, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को ही दुश्मन मान ले। और इनफैक्ट ऐसा न्यूज आया था कि विक्टिम्स एक दूसरे पर ही अटैक करके एक दूसरे को खत्म कर देता था, जैसा कि हमें स्क्विड गेम में देखने को मिला था। एंड आई मस्ट से कि दिस इज अ वेरी कोल्ड माइंडेड वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके साथ इतना घनौना बर्ताव होता था कि मैं अभी यहाँ पे बोल भी नहीं पाऊंगा। सेक्सुअल एब्यूज तो उन लोगों के लिए बस एक नॉर्मल सी चीज हो गई थी। और ये वीडियो की रिसर्च करते वक्त मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली ना कि भाई मेरे आंखों से आंसू हो गए थे। और सबसे ज्यादा दिल हिलाने वाली बात पुलिस पिन ऑपरेशंस का हिस्सा था। इनफैक्ट ऐसा बता गया था कि रैंडम लोगों को सड़कों से उठा के चंद से पैसों के लिए ब्रदर्स होम डाल दिया जाता था। उनको पहले बोला जाता कि 1 साल के लिए उनको रखा जाएगा ताकि वो सोसाइटी में रहने की लायक बन पाए, लेकिन उनको क्या पता कि ये उन लोगों की लाइफ थी। When 2 policemen approached him and asked him, "Why are you here? Are you alone?" The policeman told him, "Come with us to the police office. We're going to take you home." And of course, being 12 years old, naive, and thinking that these are policemen, obviously I could trust them, he ended up following them to the station. Little did he know that this would change his life forever. और उस टाइम पे ये जो इंसिडेंट हुआ था साउथ कोरिया पे, ये सब चीजें स्क्विड गेम से रिलेट करना बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी। और क्योंकि स्क्विड गेम में जो भी हुआ था उससे कहीं गुना ज्यादा टॉर्चर उन लोगों को सहना पड़ा था। स्क्विड गेम जब रिलीज हुआ था तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये कहानी एक जापानीज फिल्म एज द गॉड विल से मिलती है, लेकिन वंग ने जवाब दिया, मैंने ये कहानी 2009 में लिखी थी और जापानीज फिल्म ने कभी देखी तक नहीं। और कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी। फ्रॉन्टमैन का जो नंबर था जो शो में दिखाया गया था वो असल में एक 16 साल का स्टूडेंट का था। पब्लिक ने उसे विलेन समझ के कॉल करके गालियां देने लगी, और वो स्टूडेंट लास्ट में परेशान होकर कोर्ट में जाके नेटफ्लिक्स के खिलाफ केस ही कर दिया, और नेटफ्लिक्स को भी उसको एक बड़ी सी रकम कॉम्पेंसेशन के तौर पे देना पड़ा था। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी, र्यूमर था कि शूटिंग के दौरान एक कास्ट मेंबर की हेवी वर्कलोड के चलते मौत हो गई, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं मिली इसकी। आखिर में एक इन्वेस्टिगेटर पार्क नाम की ने इस जगह को एक्सपोज किया था। मीडिया में खुलासा हुआ और तुरंत गवर्नमेंट को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ब्रदर्स होम को बंद कर दिया गया था और सारे विक्टिम्स को वहाँ से नॉर्मल जिंदगी में छोड़ा गया था। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? कुछ लोग तो अपनी मेंटल ट्रॉमा से कभी बाहर ही निकल पाए, और वहाँ से निकल के कुछ लोग कर लिए थे। इनफैक्ट कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब मीडिया ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया था, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उस वेलफेयर के ऑथोरिटी
एक्टिविटीज को अरेस्ट किया। मिस्टर पार्क को भी अरेस्ट किया गया था। 1993 में उसको 30 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके पास इतना पावर था, वो बेल मांगी और इसके बाद उसकी सजा कम होकर 10 साल तक हो गई और फिर 10 साल के बाद भी उसकी सजा 3 साल तक हो गई और एट द एंड उसकी सजा बस 3 महीने तक रखा गया और फिर मिस्टर पार्क वाज सेट फ्री। एंड और सबसे आयरॉनिकल बात क्या थी पता है? 2016 में मिस्टर पार्क की नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले तक उसको कोई सजा ही नहीं मिला जो उसने किया था। आफ्टर ऑल दिस इज लाइफ। हर कहानी खूबसूरत तो नहीं होती है। वैसे चाहिए कंट्रोवर्सी हुई है, क्रिटिसिज्म। स्क्विड गेम एक कल्चरल फेनोमेना बन गया, पूरे वर्ल्ड सिनेमा को हिला के रख दिया। एक ऐसी क्रीप जो 10 साल तक डब्बे में बंद रही और एक दिन दुनिया को हिला गई। और रियल लाइफ ब्रदर्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी फिक्शन और रियलिटी के बीच की लकीर बहुत ही पतली होती है। स्क्विड गेम सिर्फ एक शो नहीं था, ये था एक आईना जो सोसाइटी के सबसे अंधेरी सच को दिखाती है। और असली सवाल ये है कि अगर आपको कोई पिंक कार्ड देख के बोले कि आपकी जिंदगी का सारा कर्जा एक गेम खेलने से खत्म हो जाएगा, तो क्या आप वो गेम खेलोगे? और स्क्विड गेम की कौन सी कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा हुक किया, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी फैक्ट्स आपसे कभी मिस ना हो जाए, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।